हिस्सों में पढ़ेंगे, बल्कि लीजिए इस कहानी के 5 फिल्में देखें। पहली फिल्म 1707 में, मार्च 1707 से शुरू होगी। अब आप इमेजिन करिए कि आप इसी उम्र के हैं, मार्च 1707। मेरे साथ लगभग 300 साल पीछे चले चलिए। मेरे 2 और चेक देंगे बस। और औरंगजेब की डेथ से कहानी शुरू होगी, और औरंगजेब की डेथ से खत्म होते होते ये पहला पड़ाव इसका आएगा 1757 से आगे चलते हुए 1764, और उसके बाद आएगा 1775। ये पहला पड़ाव है। पहले पड़ाव में ये कहानी लगभग 75 और 5 70 लगभग मोटे मोटे 70 साल की हिंदुस्तान की कहानी है। दूसरे पड़ाव में नोट करते चलिए, दूसरे पड़ाव में ये कहानी 1775 से लेके 1825, इस 50 साल की कहानी है। तीसरे पड़ाव में ये कहानी होगी 1825 से 1957 तक। चौथे पड़ाव में ये कहानी होगी 1857 से लेके 1947 तक। और अंतिम पड़ाव में ये कहानी होगी 1947 से लेकर के आज के भारत तक। पहले पड़ाव में 1707 से लेके और 1775 तक। इस कहानी में जो पात्र होंगे वो भिन्न होंगे। हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान जैसा नहीं होगा। हिंदुस्तान की जो मैप होगा उसे आपको बनाना है, इमेजिन करना है। YouTube पर नहीं बल्कि गूगल पर देखना है। मैं कुछ मैप भी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, वो मैं शेयर करूंगा सबके हिंदुस्तान के। और उस कहानी में आप धीरे धीरे देखेंगे कि हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य हैं जिनमें दोनों कंपनियां, फ्रेंच और इंग्लिश, एक छोटे से व्यापारी हैं। वो केवल यहाँ उनका इंटरेस्ट व्यापार करने आना है। इन 70-75 सालों में वो व्यापारी ये समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान के मक्खन में वो छुरी की तरह घुस सकते हैं। मोटा मोटा वो समझ जाएंगे। पहले उन कंपनियों में आपस में लड़ाई होगी कि भाई एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेंगी, क्योंकि दोनों कंपनियां हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत आसानी से समझ जाएंगी, आपसी संबंधों को समझ जाएंगी। फिर कूटनीति का, लालच का, घूस का, सभी का उपयोग करेंगी। और 1775 तक आते आते कंपनी एक प्रांत की मुख्यमंत्री बन जाएगी। ऐसे समझ, एक सूबे की मुख्यमंत्री बन जाएगी। ये जान लीजिए कि एक बंगाल का प्रदेश है, उसका चीफ मिनिस्टर बन गई। अब कंपनी की निगाह है कि इसे कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे हम अब सीधे कंपनी एक स्टेक होल्डर हो जाती है, मतलब एक एरिया कंपनी के पास हो जाता है। व्यापारी है कंपनी को तो केवल व्यापार करना था, लेकिन कंपनी अब राजनीतिक पावर ले लेती है, एक मिलिट्री शक्ति हो जाती है इन 70 सालों में। अगले 50 सालों में कंपनी मेजर युद्ध लड़ती है। इसी पीरियड में कंपनी टीपू सुल्तान को हराती है, इसी पीरियड में मराठों को हराती है। इसी पीरियड में बड़ी बड़ी जो शक्तियां थी हिंदुस्तान की, उन्हें या तो अपने फेवर में कर लेती है या उन्हें पतन। 1820-25 तक आते आते कंपनी ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि अब पैरामाउंट सी हो। पैरामाउंट सी का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी कि इन 50 सालों में कंपनी अपने आप को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में एस्टैब्लिश कर देगी और कहेगी कि अब हिंदुस्तान में हमसे बड़ी सत्ता कोई। व्यापार से शुरू करके आर्थिक गतिविधि, ऐसे समझिए जैसे किसी ने मार्केट में दुकान खोली हो और धीरे धीरे वो उस दुकान को ही ना कब्जा ले, बहुत सारे मार्केट को भी कब्जा ले, फिर वहां की म्युनिसिपैलिटी भी कब्जा ले, फिर वहां के डीएम का पद भी कब्जा ले। धीरे धीरे ये कहा 1820 और 25 में लॉर्ड हेस्टिंग ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया है कि अब पैरामाउंट सी है,
कोई हम किसी के अधीन नहीं है, लेकिन स्टिल कंपनी ब्रिटिश कंपनी होने के बावजूद भी मुगलों के अधीन अपने आप को मानती है। जो भी ऑर्डर करती है उसमें लिखती है कि ऐसा राजा के द्वारा इच्छा व्यक्त की। ये अलग बात है कि राजा को वो पूछती नहीं। 1820 से लेकर 1857 के बीच में कंपनी और टेक्निक अपनाती है, मोर एंड मोर एरिया। पहले चरण के विरुद्ध अब इस चरण में कंपनी युद्ध तो लड़ती है लेकिन कम लड़ती। नई नई पॉलिसीज लेके आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आती है कि भाई बारिश नहीं होगा तो कंपनी में विलय। वो प्रशासन लेके आती है कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई राजा वाजा ढंगा नहीं है, बेकार, इसलिए कंपनी रूल यहाँ जरूरी है। कुछ नहीं है तो वहां एक रेजिडेंट बैठा देती है, अपनी आर्मी बैठा देती है। 1857 में अल्टीमेटली इस सब के विरुद्ध विद्रोह होता है और 1857 के बाद धीरे धीरे 1947 तक इस पूरे चरण में कंपनी का शासन भी चलता है और उसका विरोध भी होता है, कंपनी का समर्थन भी होता है और विरोध। शुरुआत में कंपनी बहुत सारे सुधार भी करती है, जो कंपनी का सेकंड फेज यानी 1775 से लेकर 1820 तक, फिर 1820-25 से लेकर 1857 तक भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। जब ये खैर में तब तू फिर सामाजिक हस्तक्षेप को बिल्कुल कम कर देती है 1857 और फिर 1920, 30, 40, 45, 47 इस चरण में कंपनी न रह करके वो सीधे सीधे ब्रिटानी हुकूमत हो जाती और अब लड़ाई तलवारों से नहीं होती। इस चरण में, चौथे चरण में, जो हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है एक तरह से, उसमें लड़ाई कागज और कलम पे सिमट जाती, जन आंदोलन पे सिमट जाती। अब सेना का महत्व नहीं रहा, इससे पहले के उसमें सेना का महत्व था। और शुरुआत के 1857 के बाद के 25 सालों में कोई युद्ध नहीं होता, कुछ नहीं होता। 57 के बाद 30 साल तक ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में शांति बनी रहती है। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, दुनिया देखते हैं, जानते हैं कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वहां कैसे गवर्नेंस चलती है, वहां के लोगों को क्या अधिकार है, क्या नहीं है, हमारा क्या है। तो वो एक छोटी सी संस्था बनाते हैं, कई जगह बनी। 20-25 साल में जो लोग पढ़े, आप जैसे युवा रहे होंगे, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो ये है, यहाँ ये है, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने और अल्टीमेटली एक कांग्रेस नाम का ऑर्गेनाइजेशन 1871 से 85 के बीच में आ जाता है। अब कांग्रेस कोई मराठों की तरह युद्ध तो करती नहीं थी, न एंग्लो सिख वार हुआ कांग्रेस से कोई। भाई आप पढ़ते नहीं है कि साहब जो है वो एंग्लो कांग्रेस वार हुआ, इधर से साहब वो लाला लाजपत राय तलवार लेके निकले और उधर से साहब जो है जो लाल करजन की तलवार चमकी। नो, अब सारी चीजें जो आज के हिंदुस्तान जैसी हैं वो शुरू हो गई। विरोध हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, होली जलाओ, विरोध करो, जो आज की डेमोक्रेसी में आप देखते हैं। आज कोई ऐसा थोड़ा ना है कि कोई पार्टी चुनाव हार जाए तो उसके समर्थक सड़कों पर उतर रहे और कहेंगे नहीं भाई हम नहीं मानेंगे और गोली चलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता। खैर, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण सब पार्ट हैं 1885 तक का। 1885 से लेके फिर गांधीयन एरा तक का, 1915 तक का, और 1915 से लेकर के फिर 1945, जिसे मैं गांधीयन और सुभाष दोनों का एरा कहूं। मतलब ये कहना गलत होगा कि मात्र गांधीयन एरा था, नो, वो सुभाष का भी एरा था। सुभाष चंद्र। और 47 में भारत आजाद हो जाता है, एक 45 में की डेथ हो जाती है, एक की 48 में डेथ। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन तलवार से नहीं होता, वोट से होता। और फिर बाकी के ये जो 70-75 साल है, इनकी कहानी मैं कहूंगा। अंग्रेजों के शासन के, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में रहा हो, चाहे वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट के रूप में रहा हो, जब राजनीतिक सत्ता
हाथ में आ गए तो उन्होंने सामाजिक बहुत सारे कानून बनाने शुरू किए जो उन्हें लगता था कि इंग्लैंड के हिसाब से यहाँ ठीक नहीं या ये परंपरा ठीक नहीं। कुछ धार्मिक कानून भी बनाने शुरू किए। आज जिसे आप भारतीय सेना कहते हैं, इसका स्वरूप भी इसी पीरियड में आया। 3 आर्मी हुआ करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की आर्मी, बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी और मद्रास प्रेसिडेंसी की आर्मी। इन तीनों को मिलाकर एक इंडियन आर्मी बनाई गई। धीरे धीरे जो आज के भारत में आप सड़कें देखते हैं, इसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया गया। धीरे धीरे इसके लिए रेलवे का नेटवर्क का विकास किया गया। अंग्रेजी जो आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है इस देश में, जो आज एक चीज और ध्यान रखना कि एक बात जो मुझे लगती है, हो सकता है सही हो, आप एनालाइज करिएगा, कि अंग्रेजी और नौकरी ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में और बाद के जो ब्रिटेन का रूल था उसमें इस पर बड़ा जोर दिया गया। जो लोग अंग्रेजी पढ़ जाते थे या जो आज की एजुकेशन है उसे लेते थे, उनके लिए नौकरी करना बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। कंपनी ने इसे जानबूझ के बढ़ाया। कंपनी ने व्यापार को डिस्करेज किया क्योंकि व्यापार तो कंपनी को करना था। उन्होंने कहा भाई असली मुनाफा तो व्यापार में ही होता है, व्यापार तो कंपनी को करना था। तो इसलिए कंपनी ने कहा कि नहीं, तुम व्यापार मत करो, व्यापार अच्छी चीज नहीं है, तुम मैथमेटिक्स पढ़ो और पढ़ने के बाद इंजीनियर बन जाओ और इंजीनियर के बाद कंपनी की नौकरी करना। बाकी कंपनी कौन बनाएगा बोले तो वो हम बना लेंगे, चिंता मत करो। इसी के तहत सिविल सेवा का भी गठन हुआ। बाद में एक एक्ट आया जिसे मॉर्मेंटो रिफॉर्म कहते हैं, फिर उसे बाद में कहते हैं मांटफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। उसमें उन्होंने एक संस्था बना दी, एक छोटी सी धारा रख दी, उसमें एक क्लॉज था केवल कि एक संस्था होगी जो इनकी भर्ती करेगी लोक सेवकों की, जैसे जिसकी आज आप तैयारी कर रहे हैं, उसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस में। बेसिकली वो धौलपुर के महाराजा का महल हुआ करता था। बाद में उसमें यूपीएससी खुल गया। तो मोटा मोटा ये कहानी है। और लैंग्वेज, फिर इसके साथ साथ लोगों में जब जागृति आई तीसरे चरण में 1857 के बाद, तो प्रेस का विकास हुआ। भाई आइडिया शेयर कर रहे हैं, जैसे आज गूगल मीट पे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे 4 लोग गांव में बैठ के मीटिंग करते थे। बाद में उन्होंने कहा भाई ये 40 तक कैसे फैले, तो उन्होंने कहा इसके लिए जो है छापाखाना का तब तक विकास हो चुका था, तो उसके लिए कुछ पर्चे छापे जाए। पहले के अखबार ऐसे नहीं होते थे जैसे आज था हिंदू छप रहा है, बस 2 पेज जैसे तैसे छप गए उल्टे सीधे, उसमें कोई न्यूज लिख गई, वो 10-20 गांव तक पहुंच गई। ये न्यूज़पेपर्स का विकास, प्रेस का विकास, तो ये कौन सी एमसीबी की लैंग्वेज प्लस स्कूली शिक्षा का विकास प्लस भारतीय आज के कानून का विकास, लॉ एंड ऑर्डर का विकास और बहुत सारी चीजें इस पीरियड में जो आज के हिंदुस्तान में देखते हैं, उसकी जड़ें आपको बहुत कुछ हद तक, लेकिन वो सारी स्टेट बनी, हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन वो मेजॉरिटी में एक लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस स्टेट, वेलफेयर स्टेट नहीं। वेलफेयर स्टेट की आजादी के बाद पंचम चरण में क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हिंदुस्तान की आबादी, गांधी जी पीसीओ बार अपने भाषणों में कहते थे भाई 33 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, 33 करोड़ हिंदुस्तानी। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जनसंख्या का भी विकास हुआ। शाहजहां के पीरियड में लगभग 12 करोड़ आबादी थी, तो आप ये मान सकते हैं कि औरंगजेब तक आते आते ये 15 करोड़ हो गई होगी, 17 करोड़ हो गई होगी, कोई और घंटे का आंकड़ा तो मौजूद है। फोन कर वाले का पापा के फोन में क्लास चली है, फोन कर ये बुद्धिहीन सी गांव में विकास हुआ, वो सब कहानी इसी में कही जाएगी। कह दियो रे पापा दे के नो प्ले तो फोन कर लियो, मैं क्लास चली है। मोटे मोटे इन 5 चरणों को आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, यस सर। तो वापस चलते हैं 1707 में। हर एक आदमी अपने आप को 20, 21, 22 साल का युवा मान ले। मार्च के महीने में
1607 तक। 1656 में एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ आज के यूपी में एक आगरा नाम की जगह है, जिला है, उसी से 20-25 किलोमीटर दूर एक फतेहाबाद तहसील, यही एक सामूगढ़ नाम का गांव हुआ करता था। यही युद्ध हुआ औरंगजेब का अपने भाई से, जिसका नाम था दारा शिकोह। जैसा आप जानते हैं, शाहजहां के 4 लड़के थे। उस जमाने में औरंगजेब पहले से ही बहुत महत्वाकांक्षी था, तो बादशाह अच्छे से जानता था कि इसे सत्ता से दूर रखो, ऐसा ना हो कि मेरे को हटा के गद्दी पे बैठ जाए। दारा शिकोह बहुत प्यारा था शाहजहां का, लेकिन दारा शिकोह में एडमिनिस्ट्रेटिव कैलिबर नहीं था, पता ना कोई जॉइंट योग्य बहुत था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। जैसे आजकल नहीं होते, बेटा पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, अरे यार लड़ाई मत करना, लड़ाई करना तो गुंडे मवालियों का काम है। औरंगजेब बेसिकली उस जमाने में योग्यता का क्राइटेरिया कलम नहीं, अपने आप ही गिर रही है। उस जमाने में योग्यता का क्राइटेरिया तलवार, उस जमाने में हिम्मत, चेक कर रहा हूं मैं भी, शूरवीरता, युद्ध लड़ने की कला आना, बच्चों को यही सिखाया जाता था। खैर मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 1656 में और 57 में अल्टीमेटली जो आपके मेडिवियल के टीचर हैं वो इस कहानी को सुनाएंगे। तो औरंगजेब सत्ता पे काबिज हो जाता है, शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। 3 बहनें थी, जिसमें से एक ने औरंगजेब का साथ दिया, एक ने दारा शिकोह का साथ दिया। हो ही जाता है, 4 भाई और 3 बहनें होंगी, तो आप देखेंगे आपके घर में कोई बहन किसी के साथ हो जाती है, कोई बहन किसी के साथ हो जाती है। औरंगजेब बहुत ही टफ एडमिनिस्ट्रेटर था, बिल्कुल आयरन फिस्ट, लोहे के हथौड़े से चलाता था, कोई समझौता नहीं किसी चीज से। और उसी के पीरियड में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत सबसे लंबी और चौड़ी हो गई, पूरा दक्कन उसने कब्जा लिया। यह अलग बात है कि 25 साल उसके दक्कन में व्यतीत हुए और बहुत कठोरता से काम किया। आज तब का भारत इमेजिन करिए, तब के भारत में आज का अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, आज के पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट ईरान तक बॉर्डर लगता था, क्योंकि ईरान हिंदुस्तान से सटा हुआ था बिल्कुल। आज भी पाकिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है। हाँ तो वो तो क्लास, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ईरान से नादिर शाह आया, तो आप जान लीजिए नादिर शाह ईरान से तो आया था, लेकिन कोई बहुत दूर से नहीं आया था, आपका पड़ोसी कंट्री था वो। उसके बाद जितना भी औरंगजेब ने काम किया, सबको दबाया, परिवार में भी दबाया, जनता में भी दबाया, कहीं से कोई बगावत ना होने पाए। उसका परिणाम यह हुआ है कि 2 कौमें औरंगजेब के खिलाफ खड़ी हुई, मराठे और सिख। मराठों में छत्रपति शिवाजी और सिखों में गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर का जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, आप पढ़ते होंगे अखबार में, 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर के में ही 2 घटनाक्रम आज भी आप उसके साइन मौजूद हैं औरंगजेब के पीरियड में। एक सेकंड होल्ड करिए। पढ़ा रहे हैं गुरुद्वारा शीशगंज और गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में, एक वो स्थान है जहां गुरु का सिर काटा गया है, और दूसरा वो स्थान है जहां उनके अनुयायी उस शीश को लेकर के गए थे। और जहां तक वो शीश में जान रही, एक को शीशगंज और एक को रकाबगंज। रकाब माने क्या होता है बताएं? क्योंकि वो संग मेरे के दिल पे चलाइन छुरियां। देखिएगा, कपड़ा बोलते रकाब।
पूछिए वो कहानी गुरु गोविंद सिंह वाली, मुसलमानों में बैठता पूछिए औरंगजेब के दक्कन अभियान वाली, औरंगजेब की और शिवाजी की भिड़ंत वाली, उसके बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी को गिरफ्तार करने वाली, वो सारी कहानी पीछे छूट जाएगी। वो मेडिवल हिस्ट्री के टीचर लेंगे। मेरी कहानी शुरू होती है 1707 से। बहुत कठोर शासन के कारण, और औरंगजेब की उम्र बहुत लंबी थी। औरंगजेब 91 ईयर की डेथ हुई थी। जनरली लोग 70, 72, 75 तक जिंदा रहते हैं। तो अगर पहले डेथ हो गई होती तो हो सकता है 1690 में ही डेथ हो गई होती, लेकिन औरंगजेब की डेथ बहुत लेट हुई। औरंगजेब ने पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान का बंटवारा किया अपने 3 लड़कों के बीच में। यह हिंदुस्तान के बंटवारे का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। औरंगजेब जब खत्म हुआ दोपहर के वक्त, तो उसके तकिए के नीचे रखी मिली उसकी वसीयत। अब मैं जरा उस वसीयत को पढ़ता हूं। मैं आपको इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहता हूं। हिस्ट्री को रटाना नहीं चाहता मैं आपको, क्योंकि रटना तो वो तो किसी भी किताब में मिल जाएगा। आप रटते रहिए उससे बैठे बैठे। एक मिनट। पढ़ी होगी नहीं, हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री ना तुम्हारे में, एसएसटी ना है, सोशल साइंस ना है। हिस्ट्री में कुछ ना हो, मैं महाराणा प्रताप, अकबर के बारे में कुछ ना है। किसका के बारे में क्या? ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है। कितने में कहो? महाराणा प्रताप के बारे में नहीं, अभी वो जो पढ़ा पढ़ी ना है। यहाँ झांसी में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। कौन सी क्लास में तू? टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। मतलब यहाँ जमीन नहीं है, पत्थर ही पत्थर है हर जगह। पिछली साल 5th में 3 मार्च 1760 5th के पेपर है तेरे? 4th के पेपर है? उसकी वसीयत ये थी कि मेरे लिए कोई मकबरा न बनाया जाए। अभी आऊंगी। कब? पैसा खर्च बिना वास के न किया जाए। अपने पिता के द्वारा जो काम किया गया था ताजमहल के बनवाने का बहुत बड़ा विरोधी था। वो कहता था कि स्टेट का पैसा राजा को अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं करना चाहिए। तो पिछली साल 5 मुमताज महल के लिए क्यों बनवाया बिना वास के? क्यों स्टेट का पैसा खर्च कर दिया गया? औरंगजेब ने कहा मेरे लिए कोई मकबरा न बनवाया जाए। पिछड़ गई। और एक जगह है जिसे आज दौलताबाद कहते हैं। 3 लड़कियां नक्शे पे देखिएगा, ये दौलताबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में है या तेलंगाना में? कोई बताएगा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। वहाँ पर ऑलरेडी एक मकबरा था शेख जैनुद्दीन का। एक तो 4th में आई हूँ, 2 दोबारा देखो कहा मुझे तो उसी के बाहर कहीं दीवार के आसपास दफना देना। और यही हुआ कि मकबरे के बाहर दीवार के किनारे औरंगजेब को दफना दिया। आप वीडियो कॉल करना। औरंगजेब ने 50 साल 2 महीने लगभग शासन किया। इतना लंबा पीरियड किसी का नहीं। औरंगजेब बहुत अच्छे से जानता था, उसने यही काम किया था कि मेरे मरने के बाद इनमें मारकाट मचेगी आपस में गद्दी में बैठने की। जितने मेरे लड़के हैं, नाती हैं, 91 साल के आदमी के तो नाती भी लड़के हो जाएंगे 65 साल के, और नाती हो जाएंगे 40 साल के। उनके भी बच्चे 20-20 साल के आपकी उम्र के होंगे। वो भी चाहेंगे मेरे दादा हुजूर बैठ जाएंगे। परदादा हुजूर तो भी गए ही नहीं। तो इसीलिए उसने कहा खून खराबे से बचने के लिए मैं अपने जायदाद को बांटी दूं, ज्यादा बेहतर है, बंटवारा कर दूं। तो बंटवारा जो हुआ उसमें बहादुर शाह इनका क्या नाम को उसने 12 सूबे दिए। सूबा मतलब जैसे आज का प्रांत, जैसे आज का कोई भी स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ टाइप का। तो दिल्ली से लेकर काबुल तक का जो एरिया था, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, वो उसने बहादुर शाह को दिया, जिसका नाम था मुअज्जम। मुअज्जम एक बहुत खतरनाक था। 6 सूबे उसने आजम शाह को दिए, जिसमें आगरे का सूबा शामिल था। आगरा उस समय में जिला नहीं था, एक पूरा सूबा था। देखिए हिंदुस्तान का नक्शा लगातार बदलता रहा है।
दक्कन का सूबा भी इसी को दे दिया, मालवा आज जिसे इंदौर कहते हैं वो एरिया भी दे दिया इसी को, और गुजरात वाला एरिया। आ जाना साइड में। और तीसरा जो था काम बख्श, आता हूँ चल रही उसे 2 सूबे दिए, आज मैं बीजापुर जो आज कर्नाटक में, और हैदराबाद वाला पैर में सुकून हुआ तुम्हारे? सूबा एक पर्शियन शब्द हवा है। कर रही, हवा कर रही। ईरानी। पानी कार के लेके जल्दी पिवा इसका मतलब होता है प्रांत। अब तरीके ऊपर तो मेरी एजुकेशन में क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत हाथ है, तो उस जमाने में उर्दू बोलना बहुत, सन 70 के दशक में उर्दू बहुत बोली जाती है हिंदुस्तान में, तो इसीलिए मैं भी बहुत, आपको जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे उर्दू के शब्दों का प्रयोग करूंगा। औरंगजेब जब खत्म हुआ तो उसके केवल 3 ही पुत्र जीवित थे। 5 पुत्र थे औरंगजेब के, पहले और चौथे की मौत हो गई थी पहले, दूसरा तीसरा पांचवा ही जीवित हुआ। अब देखिए यहाँ खेल शुरू होता है। उनके कमरा में वो औरंगजेब ने तो विभाजित कर दिया अपने शासन को, लाइट में जरी ना बहुत दिन और अब जाहिर सी बात है कि 3 ही वारिस बचे, बहादुर शाह, आजम शाह और काम बख्श। इन तीनों में से किसी एक को गद्दी मिलनी। आप लोगों ने अगर इस पीरियड को पढ़ा होगा, कोई मुझे बताएगा कि औरंगजेब के बाद का बादशाह कौन बना? अपनी घट भाई अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सर बहादुर शाह प्रथम। नहीं, प्रथम तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे ने भी अपना नाम बहादुर शाह रख लिया था, तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, इसीलिए प्रथम कहते हैं। और जरा सोचिए, और उनको शाह आलम भी कहते थे आई थिंक। नहीं, और सोचिए, बहादुर शाह जफर मुअज्जम कहते थे। मुअज्जम मुअज्जम कहते थे। और बहादुर शाह प्रथम को क्या कहते हैं? एक्चुअली यहाँ नामों का बड़ा कंफ्यूजन होगा इस पीरियड में, क्वेश्चन नहीं काउंट ने सुनी ना दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल ये चीजें अपने घर की पारिवारिक बंटवारे की तरह लगे, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। दांत वांत सब अंदर कर दूंगा। ये अलग बात है। हाँ बोले सर मोहम्मद मुजादम। चलिए कोई बात नहीं, बस मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आप कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी तो मैं सब पढ़ाई दूंगा हिंदुस्तान की पूरी कहानी, ठीक है ना। और इसे किसी भी भाषा में सुन लीजिए, अंग्रेजी में सुन लीजिए, हिंदी में सुन लीजिए, कहानी तो वही रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम के उसे इंग्लिश में नोट करना है, हिंदी मीडियम के हिंदी में नोट करना है, नाम का अंग्रेजी और क्या हिंदी। एक बादशाह ऐसा हुआ कि जिसने खुद को क्लेम कर दिया कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, लेकिन बेचारा गद्दी पे ही नहीं बैठ पाया। औरंगजेब के जस्ट मरने के बाद ऐसा ही हुआ। उसके तीनों लड़के दिल्ली में तो थे नहीं, दिल्ली से दूर थे। युद्ध तो तब होगा ना जब दिल्ली में आएंगे, भाई असली गद्दी तो दिल्ली में ही थी। लाल किला बन चुका था, लाल किला शाहजहां के पीरियड में ही बन चुका था, क्योंकि कैपिटल वो आगरा ने ऐसे शिफ्ट कर दी थी उसने। तो आजम शाह जो था, मैं आपको इसका, मैंने अपनी कॉपी में जो लिख रखा है मैं आपको उसके पढ़ के ही बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। आराम से। आजम शाह पूनम त्रिपाठी है, पाठक है। त्रिपाठी ये कुफर पागल सी है। तुम इस पे ऑन करके अब मैं पढ़ाता हूँ सर।
आज तो छुट्टी नहीं जो निकल लेगी। कितने डाटा तो भैया में ज्यादा नहीं, तो ये इस आवाजी भी खर्च है। पैसा में हैं पैसा में पता नहीं चल भाई क्या सही थी रहा है। ये बनने का जा दिया ना का है वो? वो रोड सब खींच के ले वो साथ साथ के साथ साथ में कर रहा हूँ तो ना कर का करूँ? चंगा जाएगा मैंने कर दिया ना वो बता तभी पता अभी चालाकी तो जब भी पता करी जब उन्हें की गोदर में 500 रुपया डाल गए आधे किलो निकल मिठाई नहीं हुई तो करीब आ रहा फोटो बड़े मजे से खिंचवाए उनको फोटो खिंचवाए सुनाई नहीं सारे वाला नंबर दे गाड़ी में सुनो बता दीजिए बस कब संडे आता संडे तो हर सप्ताह आता असल आदमी है थोड़ा सा कुछ किताबें कॉपियां इधर उधर मिसप्लेस हो गई थी। 3 मार्च को डेथ होने के बाद 14 मार्च 1707 डेट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्च 1707 से लेकर के जून 1707 तक केवल 3 महीना, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम जिसे आजम शाह भी कहते हैं, इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। आवाज क्लियर नहीं है क्या? सर आ रही है। सर क्लियर है सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। छोड़ो मार भाई मारे कर रहा हो छोटू कह रहा हो कि वॉइस इज नॉट क्लियर मैं तो काफी जोर से बोल रहा हूँ, इसीलिए कम आ रही है सर। सर ठीक आ रही है आवाज। नहीं सर, सही आ रही है आवाज सर। भगवा दिख रहा छोड़ सज्जन ने अभी लिख के भेजा, कोई धनेन्द्र पाठक है, आज आप क्लियर नहीं है, फिर छोड़ के चले गए। आ गो हो सकता है उन्हीं को उसमें कुछ गड़बड़ हो। कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम जिसे आजम शाह कहते हैं, चलेगी छोड़ के इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं मुगल सल्तनत का रियल वारिस। अब रियल वारिस होने के पीछे कारण क्या था? देखिए, एक कंसेप्ट था मुगलों में वली अहद का। वली अहद का मतलब था प्रिंस, क्राउन प्रिंस, यानी कि बहुत सारे शहजादों में से यही शहजादा गद्दी पे बैठेगा। उसे सबसे बड़ी शुक्रवार के दिन बादशाह के साथ भोजन करने की अनुमति थी। मतलब आज की तरह नहीं है कि पापा नहीं खिला रहे तो बेटा रूठ गया और बेटा जो है आजा आजा आजा, कुछ नहीं। बादशाह है, बादशाह मतलब लड़कों से भी इतनी दूरी रहा करती थी क्योंकि लड़के भी बादशाह की गद्दी के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ करते थे। और इसे औरंगजेब ने अपने समय में
शाही आलीजा घोषित कर दिया था। आलीजा का मतलब होता है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा ना, आइए आलीजा। आलीजा का मतलब कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। इसकी स्थिति ये थी कि जो आज का बरार है, मालवा है, बरार का जो प्रांत है, मालवा का जो प्रांत है, बंगाल का जो प्रांत था, जो गुजरात का प्रांत था और दक्कन था, उसमें ये वाइसरॉय रहा था। वाइसरॉय का आप मोटा मोटा मतलब ये समझिए, राजा का प्रतिनिधि। उस जमाने में सबसे बड़े मनसबदार जो हुआ करते थे, वाइसरॉय जो हुआ करते थे, या आप कहिए कि सूबेदार। आज सूबेदार पुलिस में दरोगा रैंक का पद है, लेकिन उस जमाने में सूबेदार का मतलब होता था कि उस सूबे का पूरा मालिक, और उसकी मिलिट्री क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी था। मतलब कि वो जंग लड़ने के काबिल भी होना चाहिए। इन सारे सूबों में ये सूबेदार रहता था। इसने क्या किया, ये था तब अहमदनगर में। इसने किया कि यार दिल्ली पहुंचना तो बहुत दूर है, अहमदनगर में खुद को बादशाह घोषित कर दिया और कहा कि यही जो गद्दी जो बैठा हूं, यही हिंदुस्तान की गद्दी है, और बादशाह जहां बैठ गया वहां बादशाह। आज भी प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाएं दिल्ली छोड़ के, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते? अगर वो किसी छोटे से गांव में जाकर के 2 दिन अपना ऑफिस लगा लें, तो पीएम ऑफिस वही शिफ्ट हो जाता है। सीएम जहां रहते हैं वहां सीएम का ऑफिस शिफ्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात, आप भी कल को एसडीएम बन जाएंगे, जिस गांव में जाके अपनी अदालत लगा देंगे वही एसडीएम का ऑफिस हो जाएगा। कल को डीएम तहसील दिवस में जाता है, गांव में जाके बैठता है, तो डीएम का ही ऑफिस मान दिया जाता है, डीएम का ही ऑर्डर माना जाता है। तो इन्होंने अहमदनगर में ही तब सूचना हरकारा सिस्टम से जाया करती थी। आज की तरह कोई व्हाट्सएप तो होता नहीं था कि लिंक भेज दिया, बादशाह खत्म हो गए। सूचना पहुंचते पहुंचते भी 6-7 दिन लगी गए होंगे। जैसे ही सूचना मिली, तो इनके जो कारकुन थे, कारकुन कहते हैं उर्दू में, उर्दू क्या ये भी पर्शियन शब्द है, कारकुन कहते हैं अफसर, मातहत अफसर। इनके जो अफसर थे उन्होंने कान भरे, और 2 हैं, तुम अपने आप को पहले काम तो ये करो कि बादशाह घोषित करो, तुम्हारा यहीं पे सिंहासन आरूढ़ कर दिया जाता है। तो खैर खुतबा भी पड़ गया, सब कुछ हो गया। मतलब जैसे रास्ते ना होते हो सारे काम हो गए। लेकिन दिल्ली तो अभी दूर है, ये तो अहमदनगर में हुआ काम। नोट कर लिया मेरी बात को? यस सर, यस सर, जी सर। वही छोटा अब इन्होंने कहा कि भाई अब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो मालवा क्रॉस करते करते, चंबल क्रॉस करते करते, झांसी क्रॉस करते करते, ग्वालियर क्रॉस करते करते मथुरा की सीमा पे पहुंच गए। और वहां एक छोटा सा जाजऊ नाम का गांव था, वहां इनका स्वागत करने के लिए पहले से इनका एक भाई तैयार घूम रहा था पूरी सेना लेके, हमारे जिसका नाम था शाह आलम। शाह आलम हूँ। शाह आलम ने इनका पूरी सेना से स्वागत किया और इनको और इनके तीनों पुत्रों को काल कलवित कर दिया। दिल्ली तो बहुत दूर है अभी। अच्छा, वो निजामुद्दीन वाले ने कही दिल तो दूर है। और काल कलवित करके इन्हें खुद गद्दी पे बैठ गया और अपना नाम रखा बहादुर शाह। शाह आलम ने 2 नाम होते थे मुगल बादशाहों के, एक जो बचपन का नाम और एक जो वो टाइटल ओन करते थे। सुनिए 2 नाम, उसका नाम रखा बहादुर शाह। जाजऊ का बैटल हुआ था जून 1707। बहुत बड़ा बैटल नहीं है, लेकिन औरंगजेब जिस चीज से बचना चाह रहा था, वही इनमें आपस में युद्ध ना हो, वो हो गया। यानी किसी ने औरंगजेब की वसीयत को माना नहीं। तो 7वें मुगल एम्परर यही गिने जाते हैं। अब 8वें मुगल बादशाह, अभी आप में से किसी ने उनका नाम लिया था, दोबारा से रिपीट करेंगे?
बताइए। कौन कौन मोहम्मद मुअज्जम। मुवज्जम जहादर शाह। मोहम्मद मुवज्जम जहादर शाह। जहादर शाह है या बहादुर शाह? फिर कंफ्यूजन। भाई तो साहब इतने शाह हुए, कहां तक गिने? बहादुर शाह प्रथम का लड़का था जहादर शाह। खैर अभी यार कहानी को वहीं रहने दो, अभी जून में ही रहने दो। इतनी इसी जून में हुआ होगा, इतनी तेज गर्मी में युद्ध। ऐसा तो था नहीं कि तब जून में जो है वो गर्मी ना पड़ती हो, और आप सब दिल्ली में बैठे ही हो हिस्टोरियन बन के लिखने के लिए। चूतिया है विजय जी। तो खैर वही नाम था, इसका पूरा नाम था मोहम्मद मुअज्जम, और इसको शाह आलम भी कहते हैं। इसने बहादुर शाह का टाइटल लिया। देखिए उर्दू में अव्वल और दोयम दो बहुत कॉमन शब्द हैं। अव्वल माने प्रथम, दोयम माने, आज भी ईंटों की क्वालिटी जब आप लेने जाते हैं भट्टे में तो कहता अव्वल ईंट है कि दोयम ईंट है, सेकंड ग्रेड की है कि फर्स्ट ग्रेड की है। भाई अव्वल आ रहे हो परीक्षा में कि दोयम दर्जे का परीक्षार्थी है यार, ये तो जानता नहीं। ऐसे ही उर्दू में दो शब्द बहुत कॉमन है जो आज के गांव के नाम में आपको दिखे हैं, परसी केरा खुर्द और परसी कला। खुर्द माने होता है छोटा, कला माने होता है बड़ा। बाई खुर्द बाई कला है। इसलिए आपको बहुत सारे गांव दिखेंगे खुर्द खेड़ा, फलाना खुर्द, फलाना कला। कला माने बड़ा, खुर्द माने छोटा। बाई खुर्द में छोटी इनका जो रिजीम रहा उर्दू का नाम है ये 1712 तक रहा। कंपनी अभी व्यापारी कर रही है थोड़ा बहुत, फुटर फुटर दो चार दुकानें खोल रखी हैं, दो चार गोदाम बना रखे हैं, अपने व्यापार में मस्त है। औरंगजेब के पीरियड में किसी की हिम्मत नहीं थी जो ये सब कर दे। बहादुर शाह की बदनीयती के बारे में औरंगजेब पहले से जानता था। एक बार उसने ये हिमाकत करी थी कि मैं गद्दी पे बैठ जाऊं औरंगजेब के जिंदा रहते, लेकिन औरंगजेब के जासूस अपने लड़कों के पीछे भी लगे थे, और जासूसों ने पहले ही खबर कर दी कि शहजादा बगावत करने जा रहा है। इसी कारण से उसे औरंगजेब ने कई बार बंदी भी बनवाया, कैद खाने में डाला। लेकिन बाद में चूंकि जाहिर सी बात है उसकी मां ने रिक्वेस्ट करी होगी तो बाप ने छोड़ दिया। 1707 तक उसे फायदा ये मिला कि 1707 के वक्त वो आगरे का वायसराय था। आगरा दिल्ली के पास है। आगरे को तब अकबराबाद कहा जाता था, तो ध्यान रखिए। अकबर की कब्र होने के कारण उसे पहले अकबराबाद कहा जाता था। सुनिए आगरा को पहले अकबराबाद कहा तो अकबराबाद आगरा। इसने जो पहला किया खुद को राजा बनने के बाद, इसने अपने नाम में अली जुड़वा दिया। जनरली किसी को भी अली लिखने की, अली जुड़वाने की अनुमति नहीं होती इस्लामिक ट्रेडिशन। इसने क्या किया, उस कारण से जो मुल्ला पक्ष था, खास तौर से जो क्लर्जी फॉर्म थी, वो नाराज हो गई इससे। इसके
पीरियड में दो चीजें हुई। एक तो बंदा बहादुर की एक मैंने वीडियो भी शेयर करी थी 9 जून को। 9 जून को ही उनका शहीदी दिवस था। बंदा बहादुर का विद्रोह, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद विद्रोह की मशाल बंदा बहादुर ने उठाई थी, इसी के पीरियड में हुआ पंजाब में। दूसरा हुआ दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास राठौड़ बेसिकली राजपूत थे। आपको इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये अगर दुर्गादास राठौड़ और बंदा बहादुर के विद्रोह का जिक्र आए तो बहादुर शाह फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। और अपने तीसरे भाई का नाम भूले तो नहीं होगी, औरंगजेब के तीसरे लड़के का बताया कोई? राम बख्श को भी इसने ठिकाने ही लगा दिया। काम बख्श। जून 1707 से लेकर फरवरी 1712 तक मुअज्जम जब बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पे बैठा तब इसकी उम्र लगभग 57 साल थी। और दिल्ली में एक बहुत फेमस मस्जिद है, मोती मस्जिद। कोई बताएगा मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आज भी है औरंगजेब ने सर। हाँ, औरंगजेब ने। 1712 में इसके कई लड़के थे। उनके नाम लिखने की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अजीजुल शान, रफीउल शान, लेकिन इन सबके होते हुए भी इसका एक बेटा जिसका नाम था मोहम्मद मुइजुद्दीन, वो उसका एक नाम जहादार शाह भी था। वो गद्दी पे बैठा। जहादार शाह का कोई बहुत रुचि या कोई बहुत स्किल नहीं थी उसमें। मूलतः वो था व्यापारी। जैसा होता है ना किसी बड़े नेता का एक पुत्र व्यापारी, तो कोई बहुत रुचि नहीं होती, इसी तरीके का था। और जैसे ही डेथ हुई बहादुर शाह फर्स्ट की 63-64 साल की उम्र में, वैसे ही इसने और इसके एक भाई था अजीजुल शान। ये नाम इसलिए लिख लीजिए कि ये बाद में आपको काम आएंगे। इसका और इसका भाई था अजीजुल। आपको समझ में आनंद आएगा कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। इसका एक भाई था अजीजुल शान। दोनों ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अल्टीमेटली अजीजुल शान की इसने हत्या कर दी। और अजीजुल शान की हत्या करके ये खुद गद्दी पे अकेला अपने आप को इसने वारिस डिक्लेयर किया और गद्दी पे बैठा।
ये इसका जो अनुभव था वो आगरे और दक्कन का नहीं था, इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का अनुभव था। ये एक जमाने में सूबेदार रहा था सिंध का। चाइनीज है ये। इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लगभग इसकी उम्र 50 साल थी। बेटा फिर फाइल्स नहीं करो 11:15 बजे। उस जमाने में जल्दी शादियां हुआ जा करती, तो 14 और 15 और 16 साल की उम्र में आदमी पिता बन जाता। एक बहुत फेमस इसके जमाने में नाचने वाली हुआ करती थी, उसका नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर के पीरियड में नारकली ऐसा कहा जाता है कि मुगल सत्ता औरंगजेब के हाथ से निकल के लाल कुंवर की मर्जी पर नाचने लगे। औरंगजेब के मरने के विदिन 7 ईयर, और लाल कुंवर जो है उसके लिए इसने सरकारी खजाने से एक रकम मांग दी, जबकि उसका वो कोई काम नहीं करती थी। लाल कुंवर का अगर एपिसोड आता है तो उसे ज्यादा कैसे जोड़िएगा। इसका बहुत कुछ यकीन जादू टोने में बहुत था, और लाल कुंवर के पास भी कुछ जादूगर थे। लाल कुंवर के नाम से इसने सिक्का भी चलवा दिया। लोग दिल्ली में जो बादशाह के निकटस्थ थे, जो दरबारी थे या जो अफसर थे, वो कहने लगे कि वही स्थिति हो रही है जो जहांगीर के पीरियड में हो गई। क्योंकि जहांगीर के पीरियड में दिल्ली में एक बहुत प्रचलित कहावत थी, नूरे जहां की सल्तनत और आध शेर कबाब चाहिए। जहांगीर कहता था मुझे जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और नूर जहां के साथ मैं बना रहा हूं, और शाम को खाने के लिए कबाब मिल जाए। सेम स्थिति आ गई थी। इतना बड़ा मुगल एम्पायर, उसका राजा अगर लाल कुंवर के पीछे बाबरा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस जमाने में पद से अपने हटने के प्रोसीजर को इनवाइट कर रहा है, और हो सकता है अपनी मौत को इनवाइट कर रहा हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बादशाह रहेगा, ये केवल 1 साल का 1713 है। इसका मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था इसका, और जिसने इसका कत्ल किया वो अगला बादशाह बना। अब आप जान लीजिए कि राजा का कत्ल हो जाए, बड़ी चीज है। नेक्स्ट मुगल बादशाह का कोई नाम बताएगा? फर्रुखसियर सर। फर्रुखसियर बेसिकली इसी सर फर्रुखसियर इसका भतीजा था। यस। और जहांदार शाह का भतीजा जो था फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के पिता का नाम बताया आपको? यस, जिसके बाप को कत्ल करके ये गद्दी पे बैठा था। जी सर। तो आप इमेजिन करिए, किसी का भी बाप को कत्ल करके उसका चाचा गद्दी पे बैठे, तो नेचुरल वे में भतीजा उसकी जान का दुश्मन तो बन ही जाएगा। कौन सैयद बंधु की मदद से बैठा था सर ये भी। बताएंगे भैया, सैयद बंधु भी अभी बताएंगे। मुजफ्फरनगर के सैयद बंधुओं का भी रोल बताएंगे। कौन? इसने क्या किया कि ये आगरे के पास एक इसने महफिल जमा रखी। आज आगरे में कभी आप जाइएगा तो बीना बाजार है, बहुत बड़ा मैदान है। आज बीना बाजार में महफिल जमा रखी। वहीं पर फर्रुखसियर के द्वारा प्रतिघात किया गया।
वहां से बैलगाड़ी में बैठ के भागा लाल कुंवर को साथ लेके, जीने मरने की कस्में लेते हुए। और लाल कुंवर और इसे दोनों को दिल्ली में पकड़ लिया। पीछे तो लगे ही थे, दिल्ली की तरफ भागा तो वहां कुछ सहायता मिल जाएगी, मैं तो राजा हूं वहां का। दिल्ली में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसका सिर कटवाया गया, और सिर कटवाने के बाद वो सिर लगभग 3 दिन, ये बात है 11 फरवरी 1713, उस जमाने के इतिहासकार लिखते हैं कि बड़ी दिल्ली में सर्द रातें थी और कोहरा पड़ रहा था। कटवाने के बाद 3 दिन तक इसका जो सिर है वो फर्रुखसियर ने अपने तंबू के सामने टंगवा दिया, और दिल्ली की जनता को ला ला करके दिखवाया गया कि अब तो यकीन कर लो बादशाह नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसने काटा है वो बादशाह। 14 फरवरी को इसका शव दफनाया गया। झूठे को और अब आते हैं एक ऐसे पात्र फर्रुखसियर, 1713 से लेकर के कब तक कोई बताएगा? 1719 क्या क्या मेजर घटनाएं हुई फर्रुखसियर के पीरियड में? एनीवन? सर, इसमें जो है अंग्रेजों के लिए व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो कोई फरमान नहीं था, एक छोटा मोटा लिए व्यापार में छूट मिल गई थी। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसे बवासीर अरे सुन तो लो भाई, ये सब फैक्ट परीक्षा मंथन में आते हैं, बहुत छपते हैं, हर साल छपते हैं। 25 साल से मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली इसे बवासीर का रोग था, और उस जमाने में बवासीर का यूनानी में कोई ढंग का इलाज था। बवासीर का इलाज किया गया, फोड़ा हो गया था इसे, उसका इलाज किया गया। एक हैमिल्टन नाम का व्यक्ति था जो बेसिकली उस जमाने में कलकत्ता में जो कंपनी थी उसका डॉक्टर था। वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं था कि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हो, लेकिन कंपैरेटिवली उसका इलाज उसने ढंग से। और बवासीर का सफल ऑपरेशन, जो कुछ भी हुआ होगा, बवासीर था या फोड़ा था, जो भी था उसका, उसने एक मेरे लिए तो जो दिया, जो हमारी कंपनी है उसके लिए आप कुछ रहम कर दें। और रहम के नाम पर एक उन्होंने कहा भाई चलो एक आदेश जारी कर दो, बेचारा भटक रहा है। जैसे होता नहीं बादशाह के या किसी बड़े अधिकारी का कोई आ जाता है साहब मेरे लिए उन्होंने कहा भाई एक आदेश जारी कर दो, चलो इसके लिए ये इसका भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक फरमान जारी किया जिसे शाही फरमान कहते हैं। क्या था वो शाही फरमान, कोई बताएगा? लमचोंती नाना है सर, कर मुक्त व्यापार की व्यवस्था दी गई थी उसमें। कर मुक्त व्यापार कहाँ से लमचोचा कहाँ तक? और दयाशंकर लमचोच। और कौन सा कर मुक्त किया गया था ये भी बताएं। इसमें बंगाल, दयाशंकर सर बंगाल में व्यापार करने के लिए, और सूरत में बीच में दी गई थी छूट। जो दीवानी प्रदेश थे उनके लिए। नहीं, आप मुझे ऐसे मोटा मोटा डिफाइन करें तो कर मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? किस चीज पे कर नहीं होगा, किस चीज पे कर होगा, मतलब आफ्टर ऑल पूरा रिलीफ कैसा मेरा? सपोज आप मुझे मान लें कि मैं एक अंग्रेज व्यापारी हूँ और आप हैमिल्टन है, आपने एक सज्जन से जारी करा दिया आदेश मेरे लिए, है ना? मैं भी उसी पीरियड में हूँ, आप लोग तो सब दिल्ली में बैठे इतिहास लिख रहे हैं, कालिया मसान, मैं एक व्यापारी, मैं अपना मुनाफा देखता हूँ, तो मुझे कहाँ राहत मिलेगी? ये बताओ। कैसे राहत? मुंह से खाई कौन से टैक्स में राहत? वही पे चिल्लाई सर सीमा कर चिल्लाई कालिया मसान, देखो ऐसा होता है खान एक मुंह से हटो वही पे कि चिल्लाई। राज्य की आय के कई साधन होते हैं। उस जमाने में
स्पेशलाइजेशन तो बहुत ज्यादा था काले नहीं, मसान चार मुझसे खाने कौन सा घटको वही पे चिल्ला और सर्विस भी नहीं थे। रेस्टोरेंट काले होते हैं मसान सर्विस टैक्स चार मुझसे लगते हो। खाने मेजोरिटी में जो एक स्टेट मुझसे का घटको रेवेन्यू तो वही आता पे था वो चिल्ला एग्रीकल्चर सेक्टर काले से। मसान चार मुझसे रीजन ये है खाने कि एक मुझसे 80 से 90% जनता एग्रीकल्चर के काम में ही है, काली 10-20% जनता देख व्यापार देख करती है। चुनमुन के लगी है और चुनमुन उसी के तरह मधुआ नहीं था हिंदुस्तान, रेट जरूर होता था, कुछ माल इधर से उधर जाता था, वहां कुछ पे माल मारी है इधर से चुनमुन की उधर जाता चप्पल था। प्रोडक्शन तेरी कसम मम्मी वहां पे इकोनॉमी मारी नहीं है थी, केवल और केवल छोरी के ट्रांजैक्शन इकोनॉमी थी कि कुछ कमोडिटी जो बंगाल में हो रही है वो तक आ गई, या बंगाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चली गई। हो ना कौन तो तो खून अब सरकार में जो जमाने में गवर्नमेंट ना मैं तो खून गिर आई उन्होंने वोट सूझ को जगह जगह जांच देख चौकी लो बना नहीं तो और वहां से माल गुजारने काले जो मसान पैसा चार लगता मुझसे था कि भाई एक यहाँ से आप मुझसे माल लेने जाएंगे काले उसी को कहा जाता माल गुजारी। फोन पे तेरा नाम ले रहा उस माल गुजारी का कोई अभिलेखीकरण नहीं होता होगा। भाई मैं मान लीजिए पिछली चेक पोस्ट में पैसा देके आ रहा हूँ और उसमें कहा गया कि भाई तेल तो इन्हें जो छुड़ है रहे नहीं होते जैसे मैंने टोल टैक्स की पर्ची कटा दी दो सही नाम बता दो कुछ तो छिड़वे उसने लग गए पूछ लिया लौटाबाद किया और हाँ लौटाबाद, ये तो दोबारा तो लिया नहीं जाएगा तो कोई तो नाम से कागज बता दिया दो जाएगा। छिड़वे लग गए एडवांस काल दस्ता। तो ये जो माल गुजारी थी में इसे माफ किया गया। माल गुजारी अच्छी खासी हुआ करती थी। अब आप कहेंगे माल गुजारी कितनी होती थी? माल गुजारी हुआ करती थी जब 40 यानी अगर 100 रुपए का मोजा आप रंग एक गांठ को माल ले जा रहे हैं तो 140 रुपए का वो मैं माल पी लूंगा बैठेगा बड़े स्वाद मार्केट से तक दूसरे माल गुजारी माफ है। और शक्कर कोई ना मेरे लेगा को ही शक्कर ज्ञान ले वर्धन आती देगा, कुछ बताएगा इसमें से किसी ने कुछ पढ़ा हो, क्योंकि मैंने इसमें सुमित सरकार पढ़ी है, अच्छी किताब है वो, इकोनॉमिक हिस्ट्री में बहुत अच्छी किताब है। एनीवन जो आप जानते हो वो बताइए, चकिए मत, मैं तो बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं। बताइए थोड़ा। मैं तब जड़ जाए सर इसका जजिया था कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया था। देखो बेटा वो तो अलग चीज है, मैं माल गुजारी के केवल पूछता हूँ शाही फरमान में ऐसी क्या चीज? मैं तो नीचे आ रहा हूँ, मैं तो हीटर जला के दिख रहा हूँ। Anyone? आई देखियो सर इसमें जो था कुछ इसमें जो शाही फरमान था तो उसके अंतर्गत क्या था, अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर देना पड़ता था। तो शाही फरमान के द्वारा उस कर को बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। वो 3000 रुपए का कर माफ कर दिया गया था। दोबारा बताएंगे जरा। शक्कर चल लेकर आई सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये था शाही फरमान के माध्यम से ये हुआ कि जो अंग्रेजों को 3000 रुपए का वार्षिक कर देना पड़ता था बंगाल के एरिया में व्यापार करने का, वो समाप्त कर दिया गया था। दो गिलास दे दो मुझे। और माल गुजारी के बारे में क्या था? कहाँ लगी तेरी चप्पल? मुँह पे लगी मम्मी, चुनून के मुँह पे लगी चप्पल, मुँह पे मारी ने माल फेंक के। गुजारी के बारे में कुछ था? कौन ये? सब बहुत टाइम हो गया। ऐसा किया गया था कि 3000 रुपए ले लो और पूरे साल का टैक्स माफ, कब खत्म हो गया आपकी क्लास? या ये था कि भाई 3000 रुपए भी मत दो और अपना माल गुजारी करते रहो? क्या था उस शाही फरमान? जी सर, क्या बताओ शाबाश। सूरत में सर 10,000 सर वार्षिक कर के बदले सर आयात निर्यात वाला सर जो कर था वो सर मुक्त किया गया था। और 10,000 के बदले सर सूरत में। और
Anyone? No one is here. सर मैं वो परमिशन ली थी। कौन मैं लाइन के वाट को पीऊंगा तो भाई ये सब चीजों का बहुत छोटा-छोटा अंतर मैं इनके वाट दे हां इनके वाट अगर हम जानेंगे तुमसे लाल लगे दे then इनके वाट को दे मैं कोड दे अब हमारे मत सर्विस हम इस बात को एबल हो जाएंगे कि हम ये इंटरप्रेट कर पाए। मैं चाहता हूं कि आप ना इसमें पार्टिसिपेट करें। तुम ले लो बताएं शाबाश। देख ले खुद में तमीना फिर फेंकेंगे कैसे कह रहा फिर चढ़ेंगे फिर चप्पल फेंकेंगे। सर मालगुजारी को सीमा शुल्क कह सकते हैं? कस्टम ड्यूटी नो यस सर। एक्साइज ड्यूटी तो कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स को और कस्टम ड्यूटी कहते हैं किसी देश में आने के। देश के भीतर प्राय कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। उसमें आजकल जीएसटी में बहुत सारे प्रावधान बदल दिए गए। पहले सेल टैक्स लगता था। देखिए मैं आपको बताऊं 1715 में एक जॉन सोरमन था, उसके नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया पागल सी कहां झक रही मरेगी कि हमें हटो हिंदुस्तान में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए बेटा पलंग तो आओ भूत ये पलंग सोच रही है और हम जो सिक्के बनाने की अनुमति दे दी जाए और जो हम सिक्के बनाते हैं इनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। तू तो यहां सोइयो इसलिए मेरे सिर में थप्पड़ मारा था पर इसमें हैमिल्टन का बहुत बड़ा रोल था। हैमिल्टन लुइस उस हैमिल्टन डेलीगेशन में हैमिल्टन भी शामिल था। हैमिल्टन ने किया इलाज। तो सोए ना पर भूत की पिक्चर आग लगा दे मत कर इलाज के कारण मुंह में चल देगा को जो मैं आपको बताई बीमारी वो ठीक हो गई। पसीने की बदबू आ रही है मेरी। इसलिए फॉरेस्टियर ने जो उन्होंने एप्लीकेशन दी उसको मंजूर कर दिया और कहा भाई ठीक है करो अपनी मम्मी की तरह इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ओ तेरी मम्मी तो कहीं भी लंबा है व्यापार करने की अनुमति मिलना तेरी मम्मी तो इतना लंबा हो तेरी मम्मी तो इतना लंबा हो इतना एक हाथ इसीलिए इसे रॉयल डिक्री कहते तेरी हैं। मम्मी एक हाथ लंबा हो तेरी मम्मी डिक्री कर दी मार के दिखा दो। कौन है मतलब वो तो व्यापारी थे उन्हें केवल व्यापार करना था। अभी तक उनकी कोई राजनीतिक कराज लड़ाई महत्वाकांक्षा नहीं। कुछ ना मार के दिखा दियो। कुछ ना दूं करवा दे चट्टी टट्टी तू अपने दीनदयाल ते अपने पापा लड़वा के दिखा दे बता निकल जाए टट्टी गाल में आ रही है मुंह तो पंगा ले भाई अपने पप्पू ताऊ तो अपने पापा लड़वा के दिखा दे तो फिर तुम लड़का अपने मुंह अंदर रख भैया से जबी और कोई प्रकाश जबी डालेगा जबी थोड़ा तो बहुत इसमें। तेरे पापा लड़का ना जबी तो का कहते नीतू के दुला तो लड़ पड़ेगा वहीं काऊ फंक्शन में तो वाने ले नीतू ने ले नीतू तो लड़ते बात चल रहे वाने थोड़ी ना मंगवाई नीतू ने मंगाई नीतू ने तो अपने लालच में लपेटे फिर ज्यादा नहीं उनको कुछ पागल सी ना तू धीरे धीरे हम इसमें ये देखेंगे ऐसे मुंह पे मार दे किसी को लंबा कि भट्टी से सपने में कहीं भी व्यापार नजर में करने सपना की देख रही अनुमति थी से लेकर मारियो ताड़ी ताड़ माल गुजारी की छूट से लेकर दस्तक के उपयोग से लेकर मैं और मेरे अवैध तो व्यापार मैं तो बिना टैक्स मेरा से भट्टी से करते पर हुए ऐसी अंग्रेज मैं तो व्यापारियों ने किस तरह से अपने माल को सस्ता किया जिससे कि मार छोड़ रही है मेरे भूतनी की अंग्रेज कंपनी का माल बहुत आसानी से बिक सके। चुड़ैल सी चुड़ैल बेटा तेरे पर रावण चुड़ैल लेटी है It comes in the economic history. मोटा मोटा जो चीज थी
वो कहीं भी व्यापार करने की अनुमति और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिक्कों सभी जगह मान्यता। That's why it's called Magna Carta. Magna Carta में पहले भी 1215 में ऐसा हो चुका था। बड़ा आदेश, अंग्रेज कंपनी के लिए तो बड़ा आदेश ही था भाई। आप मार रही हो? बाल खींच रही हैं। और खींचे बाल? बाल खींचे अभी खींचे थे। सबके तो मार के आते हैं। इससे फायदा ये हुआ। साले नाना मार रहे थे। अब नाली पेल रही है। कंपनी का जो व्यापार है, बेचारी बीच में मालधारी चुनमुन तो बंगाल के सूबे में कितने बार उखाड़ ले चुनमुन तेरे। कंपनी के जो छोटे-छोटे पॉइंट थे, उनसे हटके बंगाल के सूबे में हर जगह पे। और बंगाल का मतलब आज का बंगाल नहीं। यहाँ सोइए मर क्या भैया सोयो। बंगाल का मतलब आचरण सुरी सड़स। आज का बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार का बहुत सारा हिस्सा। ये बुद्धनी से बुद्धनी है। वैसे डर लगता है। मैं अब आसान होगा मेरे थप्पड़ मारने में आसान पर है वो। सही है वहाँ पे और जल्दी आएंगे भूत। वहाँ पर जल्दी पकड़ पलंग खींच ले आवे। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज था चाइनीज वो ये था कि इस फरमान में तीसरा बड़ा पॉइंट ये था कि अंग्रेजों को कहीं सेटल होने की अनुमति है। व्यापार करना अलग चीज है, सेटल होना अलग। हाँ है ये लेडीज यार। और चौथा ये था नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गए, यानी बिना कुछ पे करे व्यापार करने का अधिकार। यानी अब आपसे मुगल बादशाह नहीं लेगा और आप व्यापार कर सकते हैं। चलिए यार ये अलग बात है कि ड्यूटी फ्री जो है वो बहुत कुछ हद तक औरंगजेब के समय भी उन्होंने कंसेशन दे दिया। पर ही पहुंचा दे पल्लंग को। लेकिन सबसे पहला राइट टू ट्रेड जो है वो औरंगजेब ने दिया। सबसे पहले तो व्यापार की अनुमति लेंगे ना, सेटल होने की तो बात में लेंगे। इससे इसका जो परिणाम हुआ ना वो ये हुआ कि कंपनी को एक संस्थागत बिजनेस करने का, सेटल होकर बिजनेस करने का आराम और अपनी कॉलोनी बनाने का अधिकार मिला। कारण पूछना से कारण बताओ सही कारण बताइए ना तो को ना और जो कंपनी के आप कहते हैं ना फोर्ट सेंट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बेसिकली कोई पाड़ो मारेंगे सड़ बेसिकली ये कंपनी के बड़े-बड़े गोदाम रात में जैसी तेरी आंख खुली तो इन्हें देखकर डर पहुंच जावे। और उसमें एक एडमिन ब्लॉक हुआ करता था जिसमें कंपनी के अधिकारी अपना ऑफिस चलाते थे, गोदाम में माल रखते थे और अधिकारियों के रहने के लिए क्वार्टर हुआ था। वहां से भी बात है हटा गई टांग पर फेंक दे पल्लंग को। एक और चीज उस जमाने में कंपनी ने शुरू करी, देखिए यही वो पीरियड है जब भी रात को सोया ना क्या गिरा दी नीचे आंखों से यही है। इसी के साथ साथ हम मराठों की भी कहानी करेंगे। मराठों का हमला बहुत होता था, खासतौर से बंगाल की तरफ। मराठों से बचने के लिए इन्होंने अपने जो गोदाम थे उसके चारों तरफ एक गहरी खाई खोद ली जिसे मराठा डिच कहते हैं कि भाई हमला नहीं हो, कम से कम बचे तो रहेंगे।
मैं नहीं वो चाहूंगी आपका पेट फारूक सियर के साथ देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि फारूक सियर में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, अकेले रूल करने की क्षमता भी नहीं थी। जो उसके रायशुमारी वाले लोग कह देते थे, अभी एक ने बताया सैयद ब्रदर, यही इनका रोल बहुत शुरू होता है। और जो सत्ता की लड़ाई में उसमें फारूक सियर का जो योगदान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगली 2 बार अगली 2 बार चाट की दिखे अक्का चाट की दिखे तू चाट तो चाट चाट में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन उनका पूरा नाम था। तू छीन लेना अपना बीज ना या पकड़ खींच लेते पर ये और फिर तू एक संग बीच में सोया। हैमिल्टन को उसने एक हाथी दिया, एक घोड़ा दिया, 5,000 रुपए भी दिए, 2 सोने की चैन भी दी। आते हैं और फरमान तो जारी हो ही गया। एक और 5वां महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो ये था, 3 गांव सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत, जिन 3 गांवों को मिलाकर के आज का कलकत्ता बना है, इसके आसपास के 38 गांव खरीदने की अनुमति भी दी। तीनों गांव लिख लिए, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकता। इसी के नाम पे बदल के आज उसे कोलकाता कर दिया गया है। कालीकत, काली के मंदिर होने के कारण। और इसके आसपास के 38 गांव खरीदने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा भाई यहाँ हम अपना जो है कुछ क्वार्टर बनाएंगे, कुछ अपना अस्पताल बनाएंगे, तो ठीक है भाई कर लो। इसको मैग्ना कार्टा कहने का एक कारण और भी है कि इसने कॉलोनी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में जड़े जमाने में बहुत मदद की। और बाद में चल के प्लासी का जो युद्ध हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये बना, क्योंकि जो परमिट इशू किया गया था उसका ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़ा इलीगल यूज करते। कंपनी के व्यापार के साथ साथ खुद का भी व्यापार करते थे। और इस बात का बंगाल के नवाब ने विरोध किया तो वो दिखा देते थे शाही फरमान, लो हमारे पास तो फारूक सियर का है। इतलिया खाटा खींच लेते थे। मैं सोयांगा अब सही है। मैं सोयांगा मैं सोया भी ऐसा खाटे बच गई। मैं तो चुनू आया तू यहाँ आजा। कौन है तो वैसे तो क्या मम्मी गाड़ी मम्मी नीचे सो रही है। मेरी बातें आप नोट करते चलना है ना। तो अकेली सोया तो भूत खेल चले जाएंगे। जी सर। यस सर। फारूक सियर के पीरियड में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बंदा बहादुर साहब के साथ दोनों कहाँ सोएंगे। मेरे ख्याल से मैं बहुत कुछ हद तक आपको फारूक सियर और उसके शाही फरमान को समझाने में सफल हुआ या नहीं हुआ।
कौन जी के सर। कैमरे से? यस सर। जी सर, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। क्या कह रहे हैं, आवाज भर रहा गई। जी सर, अच्छा समझ में आ रहा है। बंदा बहादुर ने जो कुछ भी किया, उसके लिए मुगल बादशाह उनसे बड़ा नाराज था। 1716 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया। बंदा बहादुर का जो असैसिनेशन है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और बहुत ही क्रूअल तरीके से किया। बंदा बहादुर के साथ लगभग 700 और जो सैनिक थे उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें मार दिया गया। बंदा बहादुर की दोनों आंखें निकाल ली गई, खाल निकाल ली गई, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मेरा मैंने करिए। बंदा बहादुर के कत्ल का इल्जाम फर्रुखसियर पर ही लगता है। तू वहाँ पे ना सोया, मर रही है। ये दोनों के लिखूंगी यहाँ पे। देखो कहाँ है ओ पवन, इन दोनों को सुहा दे यहाँ पे। तू यहाँ पे आ जा रही, तू वहाँ पे आ रही, दोनों क्या सही करोगे? बड़ी एक और जो महत्वपूर्ण चीज फर्रुखसियर के पीरियड में हुई, वो अजीत सिंह का विद्रोह। बाद में अजीत सिंह को 1615 में यह कंपेल किया गया कि वो अपनी बेटी का विवाह कर दे। लगे का करी को क्या करिए चुनून। सैयद बंधु हसन अली और हुसैन अली जिनकी मदद से जहांदार शाह को मरवा करके और फर्रुखसियर गद्दी पे बैठा था और अपनी, उनमें से एक जो था ना हुसैन अली, वो बहुत ढीठ था और बहुत दिमाग का तेज भी था। मैं चाहूंगा कि इन दोनों पे मैं एक 15-20 मिनट आपको अलग से बताऊंगा, इनके राइज और इनके फॉल के बारे में। सौ 19 आ गया, औरंगजेब को मरे मात्र 12 साल हुए हैं और 3-4 मुगल बादशाह बदल चुके हैं। फर्रुखसियर के बाद एक चीज और बता दूं मैं आपको कि फर्रुखसियर की जो डेथ है वो 33 साल की उम्र में ही हो गई।
1713 से 1719 मात्र 26-27 साल का लड़का था, क्योंकि 1685 में तो इसका जन्म ही हुआ था। भैया लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। मैं बहुत धीमे धीमे इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी को साथ देते चले। यस सर, लिख लिया। यस सर। चलिए अब हिंदुस्तान की कहानी को थोड़ा सा दक्षिण की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। छत्रपति शिवाजी की औरंगजेब के समय में डेथ हो गई थी। और छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को भी, और उसके साथ एक कन्नौज का व्यक्ति था जिसका नाम था कवि कलश, दोनों को बंदी बना लिया गया था। दोनों की जबान काट ली गई, दोनों को मार दिया गया। औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी, जिसे माना नहीं। रायगढ़ चलते हैं, बंबई जाएंगे, बंबई चलते हैं। एक तरह से आज का जो बंबई है वो पूरा एरिया, पूना का पूरा एरिया, अकोला के पास का एरिया, पूरा टेरेन इस तरह का है कि पहाड़ी पहाड़ी है। और संभाजी की मृत्यु के साथ साथ संभाजी का लड़का शाहू को बंदी बना लिया गया। शाहू के साथ साथ उसकी मां को भी बंदी बना लिया और उन्हें रख लिया वसीयत के तौर पे कि कोई कहीं से भी कोई खुरापात मराठों के द्वारा न की जाए। इसलिए उन्हें शाही बंदी बना लिया गया कि अगर वहां कुछ करोगे तो यहाँ इन्हें मार दिया जाए। इधर शिवाजी के एक पुत्र राजाराम भी थे। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और 1700 में उनकी भी डेथ हो गई, औरंगजेब से जस्ट पहले। 1700 में उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी, जिसका नाम ताराबाई था, उसने अपने 2-3 साल के बच्चे को गद्दी पे बैठा दिया और खुद उसके नाम से शासन करने लगा और उसका नाम रखा गया शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय। धीरे धीरे 1700 से 7 साल बीते। 1707 में औरंगजेब की डेथ ने मराठों को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें बहुत दिन से तलाश थी। सत्रह सौ 1707 में ही बहादुर शाह फर्स्ट ने शाहू को रिलीज कर दिया। यह अलग बात है कि शाहू की मां को रिलीज नहीं किया। बेटा मुझे जरा पानी पिलवा दो। शाहू ने छूट करके, बेटा अभी नहीं, जरा पानी पिलवा दो।
एक हिंदू पदशाही और हिंदवी स्वराज की जो कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, वो कल्पना अब धीरे धीरे आकार ले। शिवाजी की डेथ तक वो कल्पना पूरी तरह से साकार हो चुकी थी, लेकिन डेथ के बाद के 20-25 सालों में औरंगजेब ने बहुत सारी चीजों को क्रश कर दिया। औरंगजेब की डेथ ने अब वो मराठों का पिटारा खोल दिया, एक अवसर प्रदान कर दिया। और छत्रपति शाहू के समय तक आते आते 1700 से पहले ही, संभाजी के समय से ही पेशवा का पद महत्वपूर्ण होता चला गया। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और साहू के समय तक आते आते, साहू बहुत लंबे समय तक बंदी रहे थे, पेशवा का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और महाराष्ट्र में कोंकण ब्राह्मण जो हैं, उनका रुतबा बढ़ने लगा। और पहले पेशवा के रूप में 1713 में बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720 तक, में जब साहू लौटे तो एक छोटा मोटा सा पारिवारिक युद्ध टाइप का ताराबाई और शाहू के बीच में रहा। जैसे खेड़ नाम के स्थान पर लड़ा गया अक्टूबर 1707 में। बालाजी विश्वनाथ ने उस युद्ध में शाहू का साथ दिया, शाहू की सेना का। ताराबाई की सेना का साथ नहीं दिया। बालाजी बहुत योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने ताराबाई का जो कमांडर इन चीफ था धनजी, उसको ही अपनी तरफ मिला लिया, धनजी जादव। सत्रह 1708 में धनजी जादव की मृत्यु हो गई। साहू ने युद्ध को जीतने के बाद सेनापति का एक पद और अपने ही लड़के की नियुक्ति कर दी। बाद में वो बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है आपके लिए। अल्टीमेटली मेन करता धरता इसी पीरियड में बालाजी को बना दिया। मुझे लगता है कि ताराबाई और साहू के बीच में जो संघर्ष हुआ वो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी हो सकता है कि उसमें से सवाल आ जाए। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सवाल आने की, उतना डीप जाने की बहुत जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ूं भाई? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। दिल्ली में जो पावर पॉलिटिक्स चल रही थी, एक उठ रहा था एक बैठ रहा था, और अल्टीमेटली हुसैन अली और हसन अली का एक नाम अब्दुल्ला खान भी है, जो पूरी तरह से फारूक सियर को बैठाने के बाद किंग मेकर बन चुके थे, जिनका कैरियर जानसठ तहसील है मुजफ्फरनगर में आज भी है, वहां उनकी घर कोठी आज भी है। वो किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि साहू की मदर अभी भी बंदी थी। साहू अपनी मां को छुड़ाना चाहते थे और साथ साथ उनका एक भाई भी था जो दिल्ली में हॉस्टेज थे। हॉस्टेज का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं हिंदी में हॉस्टेज को? एनीवन? सर नजरबंद। नजरबंद, जैसे आज भी हो रहा है, कुछ नेता नजरबंद कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में साहू ने एक संधि का प्रपोजल मोटा मोटा बनाया हुसैन अली के साथ, और हुसैन अली ने यह प्रॉमिस किया कि फारूक सियर तो मेरा ही आदमी है, मैं दस्तखत करवा दूंगा। इस संधि की कुछ शर्तें थी। अब आप देखेंगे मराठा एम्पायर कैसे सशक्त होता है आगामी आने वाले 50, 60, 70 सालों में। 1775 तक की हमारी कहानी। पहली शर्त थी कि शाहू को वो सारे एरिया जो उनके पुरखे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थे, दादाजी के पास, वो सब वापस कर दिए जाएं। इसके साथ साथ गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक, खानदेश, और बरार, इसका जो एरिया है सर रिपीट कर देना एक बार। बिल्कुल, खानदेश, बरार, गोंडवाना, आज का जो गोंडवाना का क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, हैदराबाद आज एक शहर है, तब वो स्वामी हुआ करता था बड़ा। बहुत सारे जो आज के उसके आसपास के शहर है वो सब उसी में आते थे। जैसे आंध्र प्रदेश हम कहते बड़ा, आपके दिमाग में कल्पना आती है, अजय हैदराबाद समझ लीजिए शहर नहीं था, बहुत बड़ा एरिया। और कर्नाटक, इन सबको साहू को दे दिया जाए और इसे मराठा किंगडम के रूप में मान्यता दी जाए। तीसरा मुख्य प्रावधान यह था कि मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया जाए। कहां से दिया जाए? जितने दक्कन के मुगल सूबे हैं उनमें से, यानी साउथ में जितने मुगल सूबे हैं उनसे चौथ और सरदेश मुखी
ये भी आज डिटेल में जिक्र करेंगे चौथ और सरदेशमुखी क्या होती है। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। इसके बदले में मराठे क्या देंगे? उन्होंने कहा हमारे पास लड़ाके हैं, जबर लड़ाके हमारे पास। तो मराठा शब्द की उत्पत्ति ही मरहटा से हुई है, मतलब कि जो युद्ध के मैदान में मर गई हटा, उससे पहले हटा नहीं। इसके बदले में 15,000 की सेना बादशाह की सेवा में हर वक्त तत्पर रहे। और दक्कन में कोई उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। मराठे उस एरिया में पीस कायम रखे। बादशाह वैसे ही कमजोर था, बादशाह दिल्ली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा साले वहां दक्षिण में कौन जाएगा, यहाँ मैं गया नहीं कि ये मेरे भैया बताइए मेरी धरती कब जाएगी। एक कोल्हापुर के राजा हुआ करते थे संभाजी, उनका भी नाम संभाजी था। शाहू उनसे शाहू की कुछ टसल थी, तो बोले शाहू उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो उन्होंने मुगलों से कांटेक्ट किया था कि भाई मेरा कुछ ना बिगड़े। शाहू इस सब के बदले में राजा को 10 लाख रुपए सालाना देंगे, 10 लाख रुपीस। और अंतिम और सबसे मुख्य प्रावधान शाहू की पर्सनल लाइफ के लिए कि उनकी माँ और उनके भाई और कुछ और रिश्तेदार ममेरे फुफेरे भाई को जो लग रहा रख लिए होंगे वहां बंदी बना के। इतिहास की किताबों में बहुत ज्यादा उनका नाम का जिक्र नहीं आता, उन सबको रिलीज कर दिया जाए। ये भी क्रेडिट फर्रुखसियर को ही जाता है। अब 15,000 की सेना लेके बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली के साथ दिल्ली पहुंच गए। बादशाह को लगा कि ये सेना तो मेरे भी काम आएगी, इनमें से इनको देख करके मेरे इशारे पे काम करेगी, मेरा कोई भैया भतीजा मेरी गद्दी नहीं कब जाएगा। क्योंकि जो बादशाह की ओरिजिनल सेना थी उसमें बहुत भरोसा नहीं कर सकता, पता नहीं कौन सेनापति किससे मिला हुआ है, महल षड्यंत्रों का शिकार हो रहा था। जैसे आज के देखते हैं ना टीवी में सोप ओपेरा जो चलते हैं, जिनमें कौन महिला कौन पुरुष के खिलाफ मिलकर के क्या षड्यंत्र कर रही है कुछ पता ही नहीं चलता, 25 एपिसोड गुजर जाते। सेम कहानी चल रही थी। आप लोगों की उम्र भी 20 साल से बढ़कर 30 साल हो गई है, देखते देखते आप भी जान गए कि बादशाह किस काबिल को क्या कर सकता है। फ्री प्रेस तो नहीं थी, ना कोई अखबार निकलता था, लेकिन दिल्ली की गलियों में चीजें जरूर गूंजा करती थी। उस पीरियड में जो बेसिकली लिटरेचर है उनमें से एक दो किताब फॉर्चुनेटली मैंने पढ़ी है। उस लिटरेचर में बड़ा मजेदार तरीके से लिखा गया है दिल्ली की कहानी को। फर्रुखसियर ने साहब आज उससे ये कहा और उन्होंने साहब वहां आकर के इसको ऐसा फैला दिया। हकीकत ये थी फर्रुखसियर ने एक कहानी में मैंने पढ़ा, फर्रुखसियर ने ये इसलिए मंगाई थी कि उसे अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं था। उन्हें कम से कम ये जो हायर्ड सैनिक है कम से कम मेरे साथ तो रहेंगे। अब कहानी गई पलट। फर्रुखसियर ने कहा तो ये था कि इसे सबको कर लो। अब वहां जो ये सेना पहुंची, इसने सैयद बसलुओं की मदद से फर्रुखसियर को हटा दिया। फर्रुखसियर ने प्लान तो ये किया था, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि संधि तो हुई थी
बेसिकली हुसैन अली से, और सीएम तो कहीं लाइट पर था ही नहीं, उसे तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे अनुरूप ही हो रही है। हाँ उन्हें कोई बात नहीं मैं रिलीज कर दूंगा। और बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में जो सोना गई, अल्टीमेटली सैयद बंधुओं ने इनकी मदद से हटा दिया। और ये 15,000 की सेना सैयद बंधुओं के कब्जे में आ गई। और फरुख सियर के बाद 3-3 महीने के लिए दो 19-19 साल के लड़के रफीउद दरात और रफीउद जौला गद्दी पे बैठा दिए गए। अब आप में से मुझे बताएं कौन पहले आया था? कैन एनीवन? रफीदुद रजात और एक रफीउद दौला। जी सर। सर पहले रफीउद दरात था। जी सर। रफीउद दरात बाद में आया है सर। कोई बात नहीं, किसी का भी जो नाम है वो आपको सबको मालूम है। मात्र 3-3, 4-4 महीने के लिए लोग रहे, नाम के बादशाह थे। इवन लास्ट बाद वाले को तो ये भी अनुमति नहीं थी कि वो सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ की मर्जी के बिना किसी दरबारी से मिल भी सके। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टीबी के पेशेंट, और उस जमाने में टीबी इनक्यूरेबल डिसीज। ऐसा कहा जाता है कि पेशवाओं में भी ये बीमारी और उसका स्रोत भी यहीं से माना जाता है कि इन्हीं से पेशवा को हो गई। आज टीबी की बीमारी लाइलाज नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफेमेंसिन खिलाई जाती है, 8 महीने सही हो जाती है। उस जमाने में टीबी बहुत लाइलाज बीमारी, कोई इलाज नहीं था उसका। सर रिचर्ड टेम्पल एक बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने इस संधि को मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। 2 मैग्ना कार्टा हो गए। अच्छा आप लोग से मैं जानना चाह रहा हूँ, जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जिन भी किताबों से आपने पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम इन किताबों से, कोचिंग के नोट से पढ़ा है या किसी और चीज से पढ़ा है, क्या उनमें ये सब डिटेल दे रखी है नहीं दे रखी है? ये चीजें बताएं या नहीं बताएं? एनीवन? सर इतनी डिटेल्स नहीं बताई गई। क्या बताया? सर उसमें फैक्ट्स बताते हैं, बट इतनी डिटेल्स जो एक स्टोरी टाइप कहानी वाली जो स्टोरी आप बता रहे हैं उस टाइप का कुछ नहीं होता उसमें। फैक्ट का आप क्या करेंगे? सर इतनी बारीकी से नहीं बताया गया होता उसमें। ये बारीकी नहीं है, तो ऐसे जैसे कि आप पढ़ रहे हैं सत्य कथा, मुगलों की कथा, बस और क्या है? सर वो सर बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, बाकी लोगों को भी मुगलों की कहानी सुनने में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, काफी अच्छा लग रहा है। यस सर, यस सर आ रहा है। और दक्कन के जो 6 सूबे थे उन पर मराठों ने तुरंत चौथ वसूलने का अपना अधिकार इंप्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा ये मौका अच्छा लगा। चौथ का मतलब होता है 1/4, चौथाई। फिल्मों में देखते हैं ना कि चौथ वसूल है, ये शब्द वहीं से आया। चौथ बेसिकली क्या है? कैन एनीवन डिफाइन? सर चौथ में वो जो है सैन्य सुरक्षा देते हैं। हाँ बताएं शाबाश। सर हफ्ता वसूलना इसी सर। थर्ड पार्ट सर वसूली जी सर। ये बात तो जाके वहां कह दी ना महाराष्ट्र में, लोग जो है पीछे पड़ जाएंगे आपके। बताओ शाबाश, बताओ, मैं मजाक कर रहा था। सर 1/4 चौथ जो था, हाँ ये मुगल क्षेत्रों की भूमि जो थी और जो इसकी रक्षा करते थे मराठा,
उनसे लिया जाने वाला 1/4 हिस्सा होता था सर ये। और मराठा सेना अगर वो चौथ नहीं देंगे तो उस पर आक्रमण करेगी। तो इसको चौथ बोला जाता था। और एक कुछ ये भी कहते हैं कि जो बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिया जाता था। बहुत कुछ हद तक आपका उत्तर सही है। चौथ बेसिकली था वो एरिया that was potential danger to Maratha invasion। मतलब कि एक तरह की वो प्रोटेक्शन मनी थी कि आपकी जो पैदावार है, जो भी आपका राजस्व है, उसका 1/4 हिस्सा हमें आप देंगे। इस बात के लिए, किस बात के लिए कि हम आप पे हमला नहीं बोल रहे, और नहीं है तो फिर आप जान लो हमारे हमले में तो आपका क्या स्थिति होगी। और बहुत सारे जो शासक थे दक्कन के भी और इवन बाद में राजपूताना के भी, ये मराठों को खुश करने के लिए देते थे खुद ही। मराठों का ये कहना था कि इसके बदले हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ए प्रोटेक्शन मनी। सर इस हिसाब से तो ये काम तो फिर अंग्रेज भी करते हैं बाद में। बिल्कुल करते हैं, वेलेजली ने भी यही किया। बिल्कुल करते हैं जी। बिल्कुल करते हैं। और चौथ बिल्कुल रेगुलर ली जाती थी, ये नहीं है कि बीच में गड़बड़ कर दी। एनुअल टैक्स था ये, साल में एक बार। इसकी तुलना वेलेजली के सब्सिडरी अलायंस से करेंगे, सहायक संधि से। सहायक संधि भी इसी तरह की थी, फोटो में फ्रांसीसियो ने उसकी शुरुआत करी थी सबसे पहले। बहुत कुछ हद तक ये सहायक संधि बाद में इसी तरीके की प्रोटेक्शन मनी था। सरदेशमुखी क्या थी? सर चौथ की तरह सर एक प्रकार का सर राज कर होता था जो जनता पर लगाया जाता था। नहीं, सरदेशमुखी को अगर हमें डिफाइन करना है, सर ये भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था और राज्य की आय का 1/10वां भाग होता था और उसको ये वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे। वो तो ठीक है, लेकिन था क्या ये बेसिकली, कैसे वसूला जाता था, क्या इसका फॉर्मूला था? सर 1/10 होता था। राज्यों की आय का 1/10 होता था। ये किस एरिया से वसूला जाता था? सब विजित प्रदेशों से। बेसिकली इसकी स्टार्ट शिवाजी महाराज ने की थी और उन्होंने कहा हमारे वंशजों के जो सरदेश मुख हैं, मतलब मुखिया हैं, उनकी रूप में आप हमें अपनी आय का 1/10 दें। और ये चौथ से एक्स्ट्रा हुआ करता था, यानी लगभग 10% होता था। और
ये उस लैंड पर हुआ करता था जिस पर मराठे ये क्लेम करते थे कि हमारा इस पर हेरिडिटरी राइट। हेरिडिटरी राइट का मतलब हो गया हमारा इस पर वंशानुगत रूप से अधिकार है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि चौथ और सरदेश मुखी दोनों मराठों के अपने एरिया से नहीं कलेक्ट होते थे, बल्कि मराठों के जो मराठा किंगडम था उसके बाहर के एरिया से कलेक्ट। यानी कि जो मुगलों के सूबे थे या जो दक्कन की और सल्तनतें थी, आदिल शाही, कुतुब शाही, उनसे वसूले जाते थे। मराठों ने कहा हमारी रेड से अगर बचना है, हमारी दबिशों से अगर बचना है तो ये दीजिए। और सरदेश मुखी के बारे में उन्होंने कहा ये तो हमारा पैदाइशी जो है वो है, हेरिडिटरी राइट है। ये एरिया तो एक जमाने में हमारे अंडर में हुआ करता था, अब आपके पास है लेकिन हमें दीजिए। एक चीज और बता दें आपको, कई बार सरदेश मुखी इस बार को भी लगाया जाता था कि आपने चौथ नहीं दिया इस साल, अच्छा अगले साल भी नहीं दिया, आप इस पर 10% एक्स्ट्रा और दो। जैसे कहा जाए आपसे कि यहां से वहां चले जाओ 4 किलोमीटर, नहीं गए कोई बात नहीं, आप 5 चले जाओ, उसके